नमस्कार दोस्तों, शर्मा लिब्रो चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी के बारे में कुछ जानकारियाँ आपको देंगे, क्योंकि पुस्तकालय विज्ञान के छात्र के लिए यह जानकारियाँ होना बहुत आवश्यक है। इसलिए उनके परिचय के बारे में बात करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी भारत के गणितज्ञ तथा पुस्तकालय जगत के जनक थे। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी ने पुस्तकालय वर्गीकरण को लेकर दो पद्धतियाँ बनाई थी, जिनका नाम कॉलन वर्गीकरण तथा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है। कॉलन वर्गीकरण को हम CC के नाम से जानते हैं तथा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड को CCC के नाम से जानते हैं। पुस्तकालय विज्ञान को महत्व प्रदान करने तथा भारत में इसका प्रचार प्रसार करने में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी का काफ़ी सहयोग रहा। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी का जन्म तमिलनाडु के सियाली गांव में हुआ था, इसलिए इनके नाम के आगे सियाली लगता है और इनका पूरा नाम सियाली रामामृत रंगनाथन था। इनका जन्म 12 अगस्त 1892 को हुआ, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, तमिलनाडु भारत के राज्य में, तथा इनका देहांत 27 सितंबर 1972 को 80 वर्ष की उम्र में हो गया था और इनका देहांत बेंगलोर में हुआ था। इनका बिजनेस या पेशा जो था, ये लेखक थे, गणितज्ञ के, शैक्षणिक गणितज्ञ, लाइब्रेरियन भी थे और भारतीय थे, मतलब इनके पास भारत की नागरिकता थी। अब हम बात करते हैं पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम, जिनको एस.आर. रंगनाथन जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की पुस्तकालय आंदोलन के विकास में मुख्य भूमिका रही है। भारत में पुस्तकालय की दशा को देखकर डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के लिए 5 नियम दिए, जिनका प्रकाशन सन 1931 में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए, जो इस प्रकार है। पुस्तकालय विज्ञान का इनके द्वारा दिया गया जो प्रथम नियम है, वह है पुस्तकें उपयोग के लिए है। मतलब पुस्तकालय में रखी गई पुस्तकें सभी के उपयोग के लिए है। दूसरा नियम है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। मतलब प्रत्येक पाठक जो भी है, लाइब्रेरी में जो भी पाठक आता है, उसको उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। इनके द्वारा दिया गया तीसरा नियम है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। मतलब जो भी पुस्तकें पुस्तकालय में रखी गई है, उन सब का यूज होना चाहिए। मतलब प्रत्येक पुस्तक पाठक के लिए उपयोगी होनी चाहिए और प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक भी मिलना चाहिए। चौथा नियम बताया गया है कि पाठकों का समय बचाएं। मतलब पुस्तकालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर हर पाठक की पहुँच हो सके, पाठक का समय बचे, पाठक को वहाँ पहुँचने में कोई परेशानी ना हो, जिसके कारण कहा गया है कि पाठकों का समय बचाने वाला पुस्तकालय होना चाहिए। पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम यह है कि पुस्तकालय एक वर्धनशील, मतलब बढ़ती हुई संस्था है। पुस्तकालय जो है उसमें निरंतर विकास होता है। तो ये रंगनाथन जी के 5 नियम हैं, जिनको हम आगे थोड़ा विस्तार से। पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम क्या है? पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। पहले के समय में पुस्तकें उपयोग के लिए नहीं होती थी, शाही पुस्तकालय होते थे। सिर्फ कुछ लोग ही पुस्तकों का उपयोग करते थे, क्योंकि आपको पता है प्राचीन समय में जब राजा महाराजाओं का समय था, उस समय जो शाही लोग थे सिर्फ वो ही इसका उपयोग कर पाते थे। साधारण लोगों के लिए पुस्तकालय नहीं होते थे, साधारण लोगों की इन पुस्तकालयों तक पहुंच नहीं थी। पुस्तकों की सुरक्षा उनके उपयोग से अधिक महत्वपूर्ण होती थी। पुराने समय में क्या है कि उनकी सुरक्षा ही सर्वोपरि होती थी, उनको पाठकों के सामने रखना इतना आवश्यक नहीं होता था। यह नियम पुस्तकालय के पूरे सिस्टम को परिवर्तित कर देता है। पुस्तकों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए रंगनाथन जी ने कुछ उपाय सुझाए, जैसे पुस्तकालय की स्थिति।
पुस्तकालय ऐसी जगह स्थित होने चाहिए जहाँ पर पाठक आसानी से आ जा सके। मतलब पुस्तकालय किसी भी शहर के केंद्र में स्थित होने चाहिए जहाँ पर सभी तरह के पाठक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी पहुँच सकें। और पुस्तकालय पाठकों की पहुँच से दूर नहीं होने चाहिए। यदि वह सार्वजनिक पुस्तकालय है तो शहर के बीच में या शहर के दिल में स्थित यानी केंद्र में स्थित होना चाहिए, या ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते जाते हों। यदि वह शैक्षिक पुस्तकालय मतलब शिक्षा से संबंधित पुस्तकालय है तो वह शैक्षिक संस्था के केंद्र में, मतलब कोई बड़ा विद्यालय है, कॉलेज है, तो उसकी बिल्डिंग के जो केंद्र बिंदु है वहाँ पर होना चाहिए पुस्तकालय। परंतु छात्रावास से भी दूर नहीं होना चाहिए ताकि छात्र सुबह शाम भी पुस्तकालय में आसानी से आ जा सकें। अब आते हैं हम अगले नियम पर। डॉक्टर रंगनाथन जी का दूसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। मतलब प्रत्येक पाठक को उसकी रुचि की पुस्तक, जिस विषय में, जिस पुस्तक में वह रुचि रखता है, पाठक को वह पुस्तक आसानी से मिलनी चाहिए। यह द्वितीय नियम का अर्थ है। सभी को पुस्तक मिले, चाहे वह पढ़ा लिखा या अनपढ़ हो। अनपढ़ों को भी पुस्तक मिलने का अर्थ वाक्य की शिक्षा मिले। पुस्तकें बच्चों को, औरतों को व सभी वर्गों के लोगों को, शहरी तथा ग्रामीणों को, बीमार लोगों को, काम करने वाले लोगों को इत्यादि को मिले। द्वितीय नियम जो है यह प्रजातंत्र को बढ़ावा देता है। सभी को शिक्षा व अवसर मिले। इसमें सरकार, पुस्तकालय अध्यक्ष व कर्मचारियों को मिलकर कदम उठाने चाहिए। सभी वर्गों के लिए पुस्तकें, पुस्तकालय में सभी वर्ग के लोग, चाहे वह किसी भी धर्म व जाति से हों, उन सभी के लिए पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। सभी आयु के लोगों के लिए, चाहे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान, सभी के लिए पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। जनसाधारण के लिए भी पुस्तकालय में पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए जिससे वह अपना तथा साथ वालों का जीवन स्तर ऊंचा उठाकर अच्छा जीवन जी सके। इसके बाद पुस्तकालय से संबंधित तीसरा नियम को हम पढ़ते हैं। तीसरा नियम है दोस्तों, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तृतीय सूत्र में डॉक्टर रंगनाथन जी ने कहा है कि प्रत्येक पुस्तक जो पुस्तकालय में उपलब्ध है उसको उसका पाठक मिलना चाहिए। मतलब पुस्तकालय में रखी कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं हो कि जो बहुत टाइम से व्यर्थ में रखी हो, जिसे किसी ने नहीं पढ़ा हो। तो तीसरे नियम को लागू करने के लिए प्रत्येक पुस्तक को उसका उचित पाठक मिलना चाहिए। पुस्तकों की जानकारी पुस्तकालय सूची, वर्गीकरण, मुक्त प्रवेश प्रणाली, संदर्भ सेवा, प्रदर्शन प्रसार सेवा से हो सकती है, जो इस प्रकार है। मुक्त प्रवेश प्रणाली। मुक्त प्रवेश प्रणाली पाठकों को पुस्तकालय में सीधा निमंत्रण देती है। पहले पुस्तकों को बंद अलमारियों में रखा जाता था। दोस्तों, जो प्राचीन समय था उस समय क्या था कि पुस्तकालय में पुस्तकों को अलमारियों में बंद करके रखा जाता था ताकि ये सुरक्षित रहे। ये भावना से उनको पुस्तकालयों में जब पुस्तकों को अलमारियों में बंद करके रखा जाता था, उनका पाठकों तक पहुंचना मुश्किल था। मुक्त प्रवेश प्रणाली में पाठक अपनी पसंद की पुस्तक तक पहुंच सकता है, जिसमें प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिल सकता है, लेकिन पुस्तकों की सुरक्षा घट जाती है। नियम भी यही है कि जो पुस्तक जितने हाथों में जाएगी उसका उतने ही वो कमज़ोर होती जाएगी। उसका जो ऊपर का आवरण है वो कमज़ोर हो जाता है जितने हाथों से निकलती पुस्तक। इसलिए पुराने समय में पुस्तकों को अलमारियों में बंद करके रख दिया जाता था, जिसके कारण से वह सुरक्षित रहती थी। लेकिन आज के समय में मुक्त प्रवेश प्रणाली के कारण पुस्तकों को सुरक्षा घट जाती है तथा चोरी होने का खतरा भी रहता है। परंतु इस डर से पुस्तकालय में किताबों को अलमारी में बंद नहीं किया जा सकता। पुस्तकालय अध्यक्ष को किताबों को अलमारी में देखकर खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि खाली अलमारी को देखकर खुश होना चाहिए। सब पुस्तकों का उपयोग हो सके, यह तृतीय नियम है। मुक्त प्रवेश प्रणाली के पश्चात पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रक्रिया। पुस्तक खरीदने के बाद उनका वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें पुस्तकों को उनके वर्ग के हिसाब से अलमारियों में लगाया जाता है। मतलब पुस्तक को एक नंबर दे दिया जाता है और उस हिसाब से उसको अलमारियों में लगाया जा सकता है, जिससे उनको ढूंढने में आसानी हो। पाठक अपनी पसंद की पुस्तकों तक सूची से वर्ग संख्या लेकर पहुंच जाता है। मतलब एक सूची बनाई हुई होती है पुस्तकालय अध्यक्ष के पास, उसकी सहायता से पाठक या जो भी लाइब्रेरियन, जो सहयोगी होते हैं, वो पुस्तकों को जाकर ढूंढते हैं। पुस्तकों पर वर्ग संख्या लिखा हुआ लेवल लगा होता है, जिससे पुस्तकों को पाठक मिल जाता है और तृतीय सूत्र की पूर्ति भी हो जाती है। उसके पश्चात सूचीकरण, जिसको हम कैटलॉगिंग बोलते हैं। सूचीकरण वर्गीकरण के बाद किया जाता है, जो पुस्तक की चाबी है। सूचीकरण में पाठक लेखक के नाम से, विषय के नाम से,
वर्ग संख्या से अपनी पसंद की किताबें ढूंढ सकता है। सूचीकरण में क्या है कि पाठक जो आता है अपनी पुस्तक प्राप्ति के लिए, वह उस पुस्तक को विषय के नाम से, लेखक के नाम से अथवा वर्ग संख्या से अपनी पसंद की किताबें ढूंढ सकता है। पुस्तकालय की मुख्य द्वार के पास ही सूची मंजूषा मतलब कैटलॉगिंग कैबिनेट रखा होता है, जिसके अंदर पुस्तकों के जो सूचीकरण करके कार्ड बनाए जाते हैं, उन कार्डों पर सारी सूची लिखी होती है पुस्तक की, कि उक्त पुस्तक कौन से नंबर से कौन से शेल्फ में मिलेगी, कौन सी अलमारी में अपने को ढूंढनी है, जिसमें सूचीकरण के कई कार्ड होते हैं। मतलब उस कैबिनेट में एक दराज जैसे दराज लगाई हुई होती है और उनके बीच में एक लोहे की तार लगी होती है, और उस तार में सारे पुस्तकों के कार्ड पिरोए जाते हैं और सभी पुस्तकों की उसमें एंट्री होती है, जिसमें सूचीकरण के कार्ड होते हैं, जिनकी सहायता से पाठक अपनी पसंद की पत्रिकाएं, पुस्तकें आसानी से खोज सकता है। उसके बाद चौथा नियम जो हमें देखने को मिलता है वह होता है पाठकों का समय बचाएं। मतलब पुस्तकालय द्वारा ऐसी सुविधा की जानी चाहिए जिससे पाठकों का समय बचे, मतलब कम से कम समय में उनको अपनी पुस्तकें मिले, और ऐसे स्थान पर पुस्तकालय केंद्रित होना चाहिए जहाँ पर सभी लोगों की आवाजाही सुगम हो सके। तो डॉक्टर रंगनाथन जी ने चतुर्थ सूत्र पाठक के समय की बचत बहुत महत्वपूर्ण है दिया है। एक पुस्तकालय के पास सभी संसाधन के होते हुए भी यदि पाठक का उसकी पसंद की सामग्री के लिए बहुत इंतजार करना पड़े या खोजने में बहुत समय लगे, तो उस पुस्तकालय का पाठक के लिए कोई औचित्य नहीं है, और ऐसे पुस्तकालय से पाठक भी संतुष्ट नहीं होगा और वह दूसरा कोई संसाधन खोजेगा। पाठक का कीमती समय कैसे बचाया जा सकता है, इसके कुछ उपाय रंगनाथन जी ने दिए हैं। जैसे मुक्त प्रवेश प्रणाली जो हमने तीसरे नियम में पढ़ी थी, उसी तरह यदि हम बंद प्रणाली रखेंगे तो पाठकों की कतारें बढ़ेगी, जैसे पाठकों की लाइनें बढ़ेगी, क्योंकि वो उन अपनी इच्छा जो लेकर आते हैं पाठक, उनको अपनी इच्छा पूरी नहीं होगी तो उनकी कतारें बढ़ेगी और उनको कर्मचारी किताबें निकाल निकाल कर देगा। इसमें पाठक कीमती समय नष्ट होगा। मुक्त प्रणाली में कई पाठक एक साथ पुस्तकें खोज सकते हैं। मुक्त प्रणाली में पाठक अभ्यस्त हो जाता है तो वह सीधे अलमारी पर जाता है और अपनी पसंद की किताब लेकर तुरंत आ जाता है। इससे पाठक के साथ साथ कर्मचारियों के समय की भी बचत होती है और चतुर्थ नियम की पूर्ति व पालन सुचारू रूप से होता है। फिर वर्गीकरण व सूचीकरण के द्वारा चतुर्थ नियम का पालन किया जाता है। ये दोनों वर्गीकरण व सूचीकरण पाठकों को उनकी पसंद की पुस्तकों तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। मतलब जो क्लासिफिकेशन है और कैटलॉगिंग जो है ना पद्धति, ये इतनी आसान हो जाती है पुस्तकालय में पाठकों के लिए पुस्तकों को ढूंढने में। इनकी सहायता से पाठक कम समय में अपने मनपसंद विषय की पुस्तकों को पास पहुंच जाता है, जिससे उनके समय की बचत होती है और पाठक पुस्तकालय में आकर अपनी संतुष्टि से पुस्तकों को आसानी से खोज सकता है और संतुष्टि होती है। पुस्तकालय का पांचवा नियम, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, मतलब बढ़ती हुई संस्था है। पुस्तकालय एक निरंतर बढ़ने वाली संस्था है। समय के साथ पुस्तकालय का संग्रह, पाठक, भवन व कर्मचारी बढ़ते हैं। जैसे शिशु के जन्म से लेकर उसके आकार में वृद्धि होती है, साथ ही उसकी बुद्धि का विकास होता है। वह पुरानी चीज़ों का स्थान नई चीज़ें ले लेती है। इसी प्रकार पुस्तकालय का आकार निरंतर बढ़ता है, साथ में नई नई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जब शिशु वयस्क हो जाता है तो फिर विकास रुक जाता है, लेकिन पुस्तकालय में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पुस्तकालय के संग्रह में वृद्धि, पुस्तकालय में हर वर्ष पुस्तकें बढ़ती है। पुस्तकालय अपने में सबको समा लेता है। पत्र पत्रिकाओं की संख्या के साथ बढ़ती है, इसलिए पुस्तकालय का निर्माण करते समय इन सभी पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए। इसके अंतर्गत रंगनाथन जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समय के हिसाब से जब पुस्तकालय के में वृद्धि होती है, जब पुस्तकों की वृद्धि होती है, तो पाठकों की डिमांड के अनुसार उसमें स्थान ऐसा बनाना पड़ता है कि आने वाले समय के हिसाब से उसमें स्पेस रखना चाहिए पुस्तकालय में, ताकि आने वाले समय के हिसाब से किस प्रकार का पाठक किस प्रकार की पुस्तक की डिमांड करेगा, उसके हिसाब से अपने को सारा स्पेस उसके अंदर होना चाहिए। कितनी किताबें और वर्तमान समय में रखनी होगी, क्या क्या पुस्तकालय में पुस्तकों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किस प्रकार का फर्नीचर वगैरह रखना होगा, उसके लिए भविष्य का ध्यान में रखते हुए ही फर्नीचर वगैरह का निर्माण किया जाना चाहिए।
उसके बाद है पाठकों की वृद्धि। पुस्तकालय का 5वां सूत्र कहता है कि अच्छे पुस्तकालय में हर वर्ष पाठकों की वृद्धि होनी चाहिए। जब पुस्तकालय में पाठकों की वृद्धि होगी तो उनके बैठने के लिए स्थान, पढ़ने के लिए पुस्तकें, सेवा देने के लिए कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि होगी। और इसी के साथ पुस्तकालय आकार में भी समय के हिसाब से वृद्धि होती है। पुस्तकालय के संग्रह और पाठकों की संख्या बढ़ने के साथ साथ पुस्तकालय का आकार बढ़ना भी लाजमी होता है। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर रंगनाथन जी द्वारा दिए गए 5 नियम जो पुस्तकालय में लागू किए जा सकते हैं। और इसी के साथ आज के 5 नियम मैंने आपको विस्तार से संक्षेप में बता दिए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी जो कॉलन क्लासिफिकेशन की क्लासें चल रही थी उसका अगला पार्ट जो 6 होगा वो मैं आपको जल्द ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। अतः आप पिछले